अस्सलामुअलैकुम। अब इस वक्त हम ख़ास तौर पर आपके लिए गुफ्तगू करेंगे अगले इस एक घंटे में पाकिस्तान के बेहतरीन वबाई अमराज के माहिरीन से कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल पर। ख़ास तौर पर आज वफाकी वज़ीर असद उमर की जानिब से जो तफसील सामने लाई गई है उसको भी मद्देनज़र रखते हुए, और सबसे ज़्यादा इसके ऊपर एहतियाती पहलू और एहतियाती तदाबीर और फिर जो इलाज के लिए दवाइयाँ तजवीज़ की जा रही हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गलत फहमी पाई जाती है आवाम में। इस हवाले से भी हम डॉक्टर्स से बात करेंगे। इस वक्त डॉक्टर साद न्याज माहिर हैं वबाई अमराज के, पाकिस्तान के सीनियर तरीन डॉक्टर्स में से एक हैं। वो हमारे साथ इस मकसद के लिए मौजूद हैं। और डॉक्टर फरहीन अली माहिर वबाई अमराज वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ से उनका ताल्लुक़ है। डॉक्टर साद न्याज ख़ुद कोरोना वायरस का शिकार भी हुए। उन्होंने उस दौरान कोरोना वायरस को शिकस्त दी और फिर उन्होंने एहतियाती तदबीर से मुतालिक अपना तजर्बा भी आप सबके लिए बयान किया। दीगर हम डॉक्टर्स भी हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन हम डॉक्टर साद से और डॉक्टर फरहीन से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। डॉक्टर साद, शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो खुशी की बात यह कि आप सेहतियाब हैं और आज आप हमें अपना वक्त भी दे रहे हैं। हम इस वक्त कहाँ मौजूद हैं? आज जो असद उमर साहब ने कहा कि अगर यही सूरत हाल रही तो जुलाई के आखिर तक लाखों में केसेस की तादाद हो जाएगी। उन्होंने तकरीबन 7 लाख तक कहा कि कोरोना वायरस के केसेस पाकिस्तान में पहुंच जाएंगे। आप और दीगर डॉक्टर्स गाहे बगाहे आगाह करते रहे हैं अब पाकिस्तानी आवाम को एहतियाती पहलू के हवाले से, इलाज मौलूजी के हवाले से। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है, क्या आप बताना चाहेंगे पाकिस्तानी आवाम को? मैं समझता हूँ 7 लाख जो उन्होंने फिगर दिया होगा वो आई एम श्योर वो उन लोगों का होगा जिनकी तशखीस होगी। अगर आप टेस्ट को बढ़ा दें और बहुत ज़्यादा टेस्ट करेंगे तो ये नंबर्स इससे बहुत ज़्यादा होंगे हकीकतन। मसला सिर्फ 7 लाख का नहीं है। मसला ये है कि उसके जो फॉल ऑफ इफ़ेक्ट्स हैं जो हेल्थ सर्विसेज पे पड़ रहे हैं, जो हम बहुत अरसे से कह रहे थे कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ का है वो इस काबिल नहीं है कि इतना हैवी उसको लोड को ले सके, और इसीलिए जो जो लोग लॉकडाउन को सपोर्ट कर रहे थे उसकी वजह यही थी। इसीलिए हमें थोड़ा सा वक्त मिला। उस वक्त में हमने क्या अपनी फैसिलिटीज़ को इतना बढ़ा लिया कि हम इसको थोड़ा बेहतर कर सकें। मेरा नहीं ख्याल कि हम वो कर सके और हमारा फोकस उस तरफ रहा नहीं, क्योंकि हमारी सोच शायद ये थी कि हम बच जाएंगे गर्मी की वजह से या अपनी इम्यूनिटी की वजह से। बहरहाल अब तो वो कहते हैं ना कि वो जो है वो हाथ से कंट्रोल से चीज़ें निकल गई हैं। अभी भी WHO ने लॉकडाउन की बात की है, और मेरे हिसाब से अगर आप इंपीरियल कॉलेज की भी देखें और लोगों की भी जो इसमें एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, जो माहिरीन हैं इसके, उन सब का यही ख्याल है कि इस वक्त जिस तरह से हम जा रहे हैं, हम हमारी हेल्थ सिस्टम की तबाही की तरफ जा रहे हैं हम। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम लॉकडाउन ये सिलेक्टिव और ये जो लॉकडाउन है इससे कुछ नहीं होगा। आपको लिटरली 1-2 हफ्ते का कर्फ्यू वाला लॉकडाउन लगाना चाहिए और उसके बाद 2 हफ्ते बाद रिलीव करें। और ये इसलिए लगाएं कि ना मर्ज ख़त्म होगा ना कुछ ख़त्म होगा, लेकिन आपकी हेल्थ सर्विसेज को सांस लेने का मौका मिल जाएगा। और उस दौरान आप वॉर फुटिंग पे अपनी हेल्थ सर्विसेज को कोशिश करें, बेहतर करें। अस्पतालों को हमें कन्वर्ट करना चाहिए। बड़े बड़े अस्पतालों को अब हमें उनमें ज़्यादातर बेड्स जो हैं वो कोविड के लिए पहले से तैयार रखना चाहिए, ताकि जो जिस तरह से ये बढ़ रहा है और जुलाई का महीना हमें बहुत ख़तरनाक लग रहा है, तो उसके लिए फिर तैयारी इस तरह की होनी चाहिए। एज इट इज़ आप लोगों को मुझसे ज़्यादा पता है कि बेड्स तो वैसे ही इस वक्त कहीं पे भी नहीं मिल रहे हैं, ना इस्लामाबाद में, ना पंजाब में, ना शहरों में सिंध में। शिकायत है जी। बिल्कुल। डॉक्टर फरहीन, आपकी इस वक्त असेसमेंट क्या है? एक तो WHO की जो हिदायत थी उस पर डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा ने कहा कि गौर नहीं हो रहा कि 15 दिन लॉकडाउन करें, 15 दिन के लिए खोल दी जाएं सब जगह। और दुनिया में केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन जहां लॉकडाउन किया गया मकसद ये था कि केसेस को कम किया जाए। पाकिस्तान में 1,40,000 के करीब कोरोना वायरस के मरीज़ों की तादाद पहुंच गई है। 2,600 से ज़्यादा वफ़ात पा चुके हैं कोरोना वायरस के मरीज़। आपकी इस वक्त, यानी आज अगर हम बात करें और अब कल से एक नया हफ्ता शुरू हो रहा है, इस वक्त असेसमेंट क्या है आपकी? अस्सलाम वालेकुम जी। एंड सो जो चीज़ डॉक्टर साद नाज ने अभी बात की है, मैं 100% एग्री करती हूँ इस बात से कि जो नंबर्स हम देख रहे हैं ये टिप ऑफ द आइसबर्ग आप कह लें, क्योंकि हमने इतनी टेस्टिंग की नहीं है कि हम एक्चुअल एक असेसमेंट कर सकें कि हमारी डिजीज़ बर्डन है क्या। सो वी आर जस्ट सीइंग दैट द जो टॉप आप टिप ऑफ द आइसबर्ग देख रहे हैं, दीज आर द नंबर्स दैट वी आर सीइंग नाउ, एंड ये एस्केलेट कर रही हैं। अगर आप शुरू से फरवरी से देखें टिल नाउ, द नंबर्स जो हैं वो बिल्कुल रैपिडली बढ़ रहे हैं, स्पेशली जब से ये लॉकडाउन ईद के बाद से खुला है।
ईज हुई हैं रिस्ट्रिक्शंस, तो ये नंबर्स बहुत एस्केलेट कर रही हैं एंड वी आर गोइंग टू सी ये ओवरवेलमिंग एक नंबर ऑफ पेशेंट्स जो सिक होंगे, जिनके पास हेल्थ सर्विसेज उनको केटर नहीं कर पाएंगे. We are going to have a very, very difficult time in the coming months unless we do something now. Absolutely. सही, ठीक है. डॉक्टर फ़रीन, इस बात को हम आगे भी जाके आपसे डिस्कस करना चाहेंगे. हमें डॉक्टर कैसर सज्जाद, पाकिस्तान के सीनियर तरीन डॉक्टर्स में से एक हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के, उन्होंने भी ज्वाइन किया है. डॉक्टर उसामा खालिद माहिर वबाई अमराज वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे. डॉक्टर साहब, ये जो फिगर्स हैं, जिस तरह असद उमर साहब ने कहा, इस वक्त फौरी तौर पर अगर डॉक्टर्स से पूछें, वफाकी हुकूमत या नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, तो आपका फौरी मशवरा क्या होगा कि लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए, जिस पर वज़ीर आज़म और उनकी मुआशी टीम ये कह रही है कि वो मुमकिन नहीं है मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में इस वक्त लॉकडाउन करना? मैं समझता हूँ बिल्कुल जाना चाहिए. आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है जी. अगर आप इसको और डिले करेंगे तो इसका बिल्कुल ही फ़ायदा नहीं होगा. और मैं ये नहीं कह रहा कि आप माशी जो सिस्टम है उसको कोलैप्स कर दें. बिल्कुल ज़रूरी है वो अपनी जगह देखें, लेकिन जो WHO ने भी कहा है वो 2 वीक्स ऑन 2 वीक्स ऑफ की बात कर रहा है. आप इस चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है. कोई ये नहीं कहेगा कि ये लॉकडाउन से आपका मर्ज ख़त्म हो जाएगा. हम ये कह ही नहीं रहे. हम तो ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन से आप टाइम खरीदेंगे, आप अपनी हेल्थ सर्विसेज को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे ताकि आप तैयारी कर सकें अगले 2 हफ्ते में जो ऑनस्लॉट होगा उसके लिए. फ़िलहाल ऑलरेडी आप मुसीबत में हैं, लोग परेशान हैं, तो इसलिए ज़रूरी है. इसके साथ साथ जो होम केयर का जो सिस्टम है उसको भी करने की ज़रूरत है कि जो लोग घर अस्पताल जिनको ज़रूरत नहीं है वो घर पे उनकी मैनेजमेंट जो है वो उसको कोशिश की जाए ताकि अस्पतालों पे हर लिहाज से वर्क. एंड तीसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो आपने हेल्थ सर्विसेज की जो सिक्योरिटी है उसको, मैं बहुत दिन से कह रहा हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है. हमारे जूनियर्स, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ के मोरल को ऊपर करने के लिए लोगों को बाहर निकल के कम से कम उनकी हिफाजत तो कर सकते हैं ना हम. वो तो तैयार हैं इस चीज़ के लिए लड़ने के लिए, बगैर PPEs के भी और PPEs के साथ भी, लेकिन वो अपनी सिक्योरिटी की तो वो हिफाजत या अपने अस्पताल की हिफाजत तो खुद नहीं कर सकते. और हम अपनी कौम के मिजाज को भी समझते हैं. अगर कोई आदमी की डेथ हो जाती है तो वो डॉक्टर का कसूर होता है, जब कोई आदमी शिफा पा लेता है तो अल्लाह ताला शिफा दे देता है. ये तो अल्लाह की तरफ से सब चीज़ें होती हैं. डॉक्टर क्यों चाहेगा कोई भी कि किसी भी अस्पताल में कि किसी मरीज को खुदा ना खास्ता नेगेटिव हो? वो हमारे लिए तो फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है. तो लोगों को भी सोचना बड़ा ज़रूरी है और लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि उन्हें अपने आप को बचाना है. हुकूमत ने खुद ही कह दिया है कि जी आपकी फॉल्ट थी, अगर आप ईद पे ना निकलते, शॉपिंग ना करते तो ये ना होता. तो अगर मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा, बड़ा कंफ्यूजिंग है ये. तो आई थिंक एक क्लियर स्टेटमेंट जाना चाहिए कि ये हम बहुत मुश्किल में फंस गए और उससे निकलने के 2 तरीके हैं. एक लॉकडाउन, एक लोगों का खुद ख्याल करना, और तीसरा हेल्थ सर्विसेज की हर तरह से बेहतरी करना. ठीक है. इस वक्त तो डॉक्टर साहब जो सिंध में 51,000 से ज़्यादा केसेस हैं और पंजाब में 52,000 से ज़्यादा केसेस हैं और कराची भी एक तरह से एक हॉट बेड रहा है कोरोना वायरस के लिए, इस वक्त भी सूरत हाल है. हम लॉकडाउन को भी साथ साथ रखेंगे ऑप्शन को, और इस वक्त जो उन्होंने ख़तरा जाहिर किया है कि जुलाई तक इतनी ज़्यादा तादाद हो जाएगी कि 7 लाख से ऊपर या फिर 10 लाख से भी ऊपर जा सकती है पाकिस्तान में कोरोना वायरस की. लेकिन साथ साथ एहतियाती तदाबीर के ऊपर सवाल उठ रहे हैं और फिर इलाज मुआलजे का जो तरीक़ाकार है उसके ऊपर कई गलतफहमियाँ. जिस तरह सना मक्की का इस्तेमाल आम हो गया, उसमें चंद एक रिपोर्ट सामने आई, चंद एक मीडिया पोस्ट सामने आई जिस पर लोगों ने अंधाधुंध अमल करना शुरू कर दिया. और फिर जो बाकायदा मेडिकल ट्रीटमेंट है उसके अंदर भी कई किस्म की गलतफहमियाँ, जिस तरह एक्टेमरा के इंजेक्शन की अब बात हो रही है, इससे पहले क्लोरोक्विन की टेबलेट्स की बात हुई और फिर रेमडेसिविर जो टेबलेट है उसके ऊपर बात हुई. तो इसके ऊपर बहुत सारे मुख्तलिफ तारीखों में इक़दाम किए गए. उस पर हम ज़रा गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं. डॉक्टर कैसर, शुक्रिया आपके वक्त का, और डॉक्टर उसामा खालिद हमें ज्वाइन कर चुके हैं. डॉक्टर साहब, सबसे पहले इस वक्त जो हमने लॉकडाउन की बात की, उसके बाद दूसरा बड़ा कंसर्न ये है, जो फ़िक्र है, परेशानी, कि इसमें किस तरह से इलाज मुआलजे के तरीक़ेकार को हम तय कर रहे हैं. पहले क्लोरोक्विन की बात होती है, उसमें यहाँ तक ये तय हो गया कि पाकिस्तान बहुत बड़ी तादाद में सऊदी अरब को एक्सपोर्ट करेगा क्लोरोक्विन की टेबलेट, फिर उसकी कहानी ख़त्म हो जाती है. हत्ता कि अमेरिका ने भी भारत से ख़रीद ली वो दवाई और वहाँ पहुँच भी गई इतनी बड़ी कंसाइनमेंट. फिर जिस तरह से दूसरी वैक्सीन और दवाइयों की बात होती रही वो भी चलती रही है. ऑक्सफोर्ड
यूनिवर्सिटी के ताउन से जो वैक्सीन तैयार की जा रही है उस पर यूरोपीय यूनियन की भी आज खबर है। उसके बाद ये एक्टेमरा का इंजेक्शन, चले क्लोरोक्विन तो एक गोली थी, एक टैबलेट थी जो शायद इतनी महंगी नहीं है। एक्टेमरा के इंजेक्शन की जो बात हो रही है, शुरू में कीमत 60,000 भी आई, 1,20,000। कल वज़ीर सेहत पंजाब ने इस बारे में बताया कि 29,000 रुपये उसकी कोई कीमत होगी और फिर जापान से नहीं अमेरिका से ख़रीदी जाएगी। इतना महंगा इंजेक्शन, और साथ ये कह रहे हैं कि तजर्बाती है। क्या ये सही है मेडिकल साइंस में, मेडिकल की दुनिया में, कि इस तरह आप तजर्बाती तौर पर किसी दवाई का नाम लें, लोग अंधाधुंध फिक्र परेशानी में उसको ख़रीदना शुरू कर दें, अपना सारा पैसा बर्बाद कर दें, और फिर 2 हफ्ते बाद पता लगे कि वो दवाई तो इस वायरस के इलाज के लिए है ही नहीं? डॉक्टर कैसर जी, बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात सारी ये है कि यही वो दिन था जिसके लिए हम परेशान थे। यही वो दिन था जिस पे हम लोगों ने कराची से लेके खैबर और बलूचिस्तान तक तमाम डॉक्टरों ने, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के तमाम ब्रांचेस ने, और हमने कराची से ये शुरू किया था। साथ मौजूद हैं आपके साथ। हम लोगों ने रिक्वेस्ट की, हाथ जोड़ के कहा कि खुदारा ये प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हमारे पास वो सिस्टम मौजूद नहीं है। हम हमेशा एडहॉक बेसिस पे सारा काम करते हैं। पाकिस्तान में हेल्थ का निज़ाम कोरोना आने से पहले ही अच्छा नहीं था, बहुत कमज़ोर था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा कि पाकिस्तान के अवाम की बदकिस्मती हुई है कि जो आज ये दिन देखा जा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमने कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं बनाई। शुरू में हमने कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहे, वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं लॉकडाउन बिल्कुल नहीं करना है। सूबाई असम्बली के सिंध जो गवर्नमेंट है, सिंध गवर्नमेंट, उन्होंने कहा कि लॉकडाउन शुरू में बहुत अच्छा किया, बाद में मजाक हो गया। पंजाब में भी उसके बाद फॉलो किया गया, बलूचिस्तान में भी, केपीके में भी, लेकिन कहीं पाकिस्तान में प्रॉपर लॉकडाउन नहीं हुआ। और फिर हुक्मरान ने ये कहना शुरू किया कि जी ठीक है, हम लोगों को घर पे बंद नहीं कर सकते क्योंकि इकोनॉमी हमारी प्रॉब्लम होगी, गरीब आदमी घर पे मर जाएगा। लेकिन वही गरीब आदमी आज परेशान है, अपनी पूरी फैमिली लेके अस्पतालों के बाहर खड़ा हुआ है, पूरी फैमिली ख़राब हो रही है, हमें फ़ोन करते हैं, हम उनकी कोई मदद नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही मिसमैनेजमेंट हुई है। और वही बात, मुझे खुशी है इस बात की कि वही बात प्राइम मिनिस्टर, हुक्मरान, जो लोग अपोजिशन में हैं, जो असेंबली, जो प्रोविंशियल असेंबलीज़ में, वही बात जो हम तमाम डॉक्टर्स कह रहे थे, आज वही बात कह रहे हैं कि बहुत सीरियस होता जा रहा है। 3 लाख जो लोग हैं वो इस बीमारी में मुब्तला हो जाएंगे, तो बहुत केयरफुल रहना है। खुदारा अगर ये मैनेजमेंट पहले कर लिया जाता, वो मैनेजमेंट ये था कि हम लोगों को कुछ नहीं पूरे पाकिस्तान में एक यूनिफॉर्म पॉलिसी, हमने हाथ जोड़ के वज़ीर आज़म सबसे कहा था कि आप इसको कंट्रोल करें, आप लीड लीजिए, आपकी लोग बात सुनते हैं। आप अगर कहेंगे कि लोग 15 दिन घर पे रहे, पूरे पाकिस्तान के लोग रुकते, और हम इस दौरान आप बहुत अच्छी तरह से मैनेज भी कर लेते लोग जो घर पे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। लोगों को ईद से पहले 2 हफ्ते पहले शॉपिंग करा दी गई। उसके बाद बदकिस्मती हमारी ये हुई कि हमारी अदालत ने कह दिया कि नहीं, जो चीज़ बंद कर रहे हैं उसको भी खोलो, जुमा, हफ्ता, इतवार, क्या कोरोना नहीं आता, उसको भी खोलिए। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती थी। यहाँ कहीं पर भी डॉक्टर नज़र नहीं आ रहा, यहाँ कहीं पर भी डॉक्टर का मशवरा नहीं लिया जा रहा। सुना गया तो किसका सुना गया? ट्रांसपोर्टर का सुना गया तो किसका सुना गया? तिजारती लोगों को सुना गया, बिजनेसमैन को सुना गया, ट्रांसपोर्टर को, रेलवे को, सब लोगों को सुना गया। लेकिन नहीं सुना गया तो डॉक्टर्स के एडवाइस नहीं सुनी गई। हमें कभी किसी भी मशवरे पे हमें शामिल नहीं किया गया किसी पॉलिसी में। खुदारा अभी भी वक्त है कि हम समझते हैं कि जो ये मिसमैनेजमेंट हो रहा है, अभी तक पाकिस्तान में, दुनिया में सारे तजुर्बे हो रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक ये है कि जो चीज़ कह दी जाती है, अभी मैं कोई एक चीज़ बता दूं कि जी फलां शरबत मार्केट में है, उसको ले लें, कोरोना ख़त्म हो जाएगा, लोग उसको उठा के घर पे जमा कर लेंगे। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। खुदारा दोनों साइडों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर, इस चीज़ से आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर उसामा से भी इस पर राय लेते हैं। डॉक्टर उसामा खालिद, जो डॉक्टर कैसर बात कर रहे हैं वो काफ़ी महीनों से चला आ रहा है। डॉक्टर्स का कहना कि लॉकडाउन करें, चीज़ों को इतने आसानी से मत हैंडल करें, कारोबार को मत खोलें। अब उससे तो हम आगे आ गए। अब असद उमर साहब की बात से लग रहा है कि वायरस भी साथ साथ चलेगा, मुआशी सरगर्मियां भी करनी है, आप उसका मुकाबला करें, इलाज करें, एहतियात करें, साथ साथ ये दोनों चीज़ें साथ चल रही हैं। चूँकि अगर वो खुद तस्लीम कर रहे हैं कि जुलाई के आखिर तक लाखों में तादाद चली जाएगी, तो इसका मतलब है उनको पता है इस बात का कि वायरस फैल रहा है और वायरस रुकेगा नहीं इस तरह से।
बहुत शुक्रिया मेरे प्रोग्राम में शामिल होने का। बिस्मिल्लाह। आपके बाकी जितने भी स्पीकर्स हैं मैं उनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। मेन इशू यही है कि वो तेज़ी से फैल रहा है, और ये भी जो उन्होंने नंबर्स दिए हैं एस्टिमेटेड के 7 लाख या 8 लाख, वो ऑब्वियसली उन्होंने कैलकुलेट किया हुआ है, एक्सपेक्टेड हैं कि नंबर्स बढ़ेंगे। और अभी ईद के बाद से हम सब ने देखा है जो कि फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं हॉस्पिटल में, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो, कि नंबर्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और हमारे पास जो कैपेसिटी है वो नहीं है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए फ़िलहाल यही तरीका है कि लॉकडाउन को दोबारा किया जाए, ताकि जो सिस्टम पे लोड है वो किसी तरीके से थोड़ा स्टेबलाइज हो या उसे मैनेज कर पाए, वरना ये बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, लॉकडाउन हुकूमत नहीं करेगी, आप अपना वक्त ज़ाया ना करें। हुकूमत लॉकडाउन नहीं करेगी, लेकिन मैं समझता हूं कि जो हुकूमत चाहती है उसको सही से कर लें, कि अगर आप लोगों को घर से बाहर निकालते हैं तो खुदारा कानून साजी कर लें कि जी बगैर मास्क के कोई बाहर नहीं निकलेगा, सोशल डिस्टेंसिंग करेंगी, कोई ना कोई आप सज़ा रखें, आप इसको हुकूमत के रेट को कायम करें। यही एक तरीक़ेकार है अगर आप लॉकडाउन नहीं करते। लेकिन लॉकडाउन जो है वो WHO ने भी कह दिया है कि आप लॉकडाउन 14 वीक्स इन करें, 14 वीक्स आउट करें, वो कह दिया। लेकिन अगर आप ना लॉकडाउन ना WHO की सुनते हैं ना डॉक्टर की सुनते हैं, तो अगर आप अपनी भी करना चाहते हैं तो उसको फिर कानून साजी करके सख्ती से उस पर अमल करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब आप कुछ कह रहे हैं? मैं सिर्फ ये कह रहा था कि जो पॉइंट आपने कहा था, मैं चाहूँगा कि डॉक्टर उसामा उसको ज़रा क्लियर करें कि ये जो दवाएं हैं बहुत महंगी दवाएं हैं। जी, मैं उसी पर इलाज है जी, तो अगर उसको क्लियर करें तो जी। डॉक्टर साहब आपसे बिल्कुल आपसे शुरू कर लेते हैं दवाओं और इलाज के ऊपर। जी डॉक्टर उसामा, गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है लॉकडाउन का, जितने भी टाइम फ्रेम का वो करें, लेकिन वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस चीज़ को कंट्रोल करने का। दूसरा एस्पेक्ट है लोगों को खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि अगर वो पहले तो ये है कि अननेसेसरी की चीज़ों की वजह से बाहर ना निकलें, और निकल रहे हैं तो जितनी भी एहतियाती तदाबीरें, नेमली 3 चीज़ें हैं, मास्क पहनना, डिस्टेंस रखना और हैंड वॉशिंग, वो बहुत ज़रूरी है, हर किसी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि उसी से आप चीज़ों को कंटेन कर सकते हैं। दूसरी बात जो डॉक्टर साहब ने कही और जो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, कि ये जो दवाइयाँ एक्ट्रिमा और जो बाकी मेडिकेशंस की जो अब बात कर रहे हैं, पहली बात ये है कि ये ट्रायल मेडिकेशंस हैं। कुछ पेशेंट्स में इनको बेनिफिट हुआ है और बहुत सारे पेशेंट्स में बेनिफिट नहीं भी हुआ है। सो ये सिर्फ और सिर्फ सीरियस सिचुएशंस में यूज़ करने के लिए, ये चलते फिरते लोगों को जो कोरोना है उनके लिए नहीं। और इसकी प्रिस्क्रिप्शन भी जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं या जो ICU वाले डॉक्टर्स हैं जो कि इस केस को देख रहे हैं, वो उनके लिए है कि वो डिसाइड करें देना है नहीं देना है। ये हर हर आदमी के लिए खुद डिसाइड करना, या जनरल डॉक्टर्स ही डिसाइड करना कभी देना ही नहीं देना, इट्स नॉट वो मुनासिब नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इश्यूज कंसिडर करने पड़ते हैं। खासतौर पे ये बात जहन में रहे कि ये एक्सपेरिमेंटल थेरेपी से तो बहुत स्पेशलाइज्ड सिचुएशंस में यूज़ की जाती है। अच्छा डॉक्टर सामा, मैं आपके पास दोबारा वापस आऊँगा। डॉक्टर साहब आपके पास भी। डॉक्टर फरहीन, आपकी राय इस पर चाहिए कि इस वक्त हम जून में हैं, अप्रैल की खबर है कि पाकिस्तान 1 मिलियन क्लोरोक्विन टैबलेट सऊदी अरब भेजेगा, फिर अमेरिका ने भारत से मांगी, वो पीछे रह गई कहानी। 22 मई की खबर है कि ऑक्सफोर्ड कोविड-19 वैक्सीन जो है वो फेज़ 2 और 3 में चली जाएगी ह्यूमन ट्रायल के। आज हमारे पास खबर ये है यूरोपीय यूनियन की कि उसने कोरोना वैक्सीन की एडवांस बुकिंग करवा ली है, और जो दवासाज कंपनी उसके साथ मुआहदा हुआ है 300 मिलियन कोरोना वैक्सीन यूरोपीय यूनियन के जो चंद बड़े ममालिक हैं वो ख़रीदेंगे। इस बात को यकीनी बनाने के लिए लाखों यूरोपीय बाशिंदे जो हैं उनको इस वैक्सीन को फराहम किया जा सके। इन सब बातों का क्या मतलब है? चूँकि पाकिस्तान में तो लोग सना मक्की के पीछे भाग रहे हैं, क्लोरोक्विन के पीछे भाग रहे हैं, और अब पंजाब हुकूमत की तरफ से एक्टेम्ब्रा इंजेक्शन की बात हो रही है, उसकी मंजूरी भी दे दी है कि वो ख़रीदा जाएगा। पहले जापान से ख़रीदा जा रहा था, अब शायद अमेरिका से ख़रीदा जाएगा और उसको पाकिस्तान में फिर इस्तेमाल किया जाएगा। इन सब बातों का क्या मतलब है कोरोना वायरस के इलाज के लिए? सो बेसिकली एक दो चीज़ें हम सेपरेट करके क्लियर कर लें। एक तो आप बचावती टीके की बात कर रहे हैं जो वैक्सीन है प्रिवेंशन के लिए, राइट, और एक आप ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं विच इज़ गोइंग टू बी एक्टेम्ब्रा या क्लोरोक्विन के टैबलेट्स या जो कुछ भी है। अगर मैं थोड़ा सा वैक्सीन के बारे में बात करें तो वैक्सीन स्टिल देर है वैक्सीन का आने में। बहुत रैपिडली अग्रीड, इस पे बहुत रैपिड पेस पे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, ट्रायल्स शुरू हो गई हैं एंड उम्मीद भी है, लेकिन नेक्स्ट ईयर से पहले ये वैक्सीन अवेलेबल नहीं होगा, और वो भी मोस्ट लाइकली डेवलप्ड कंट्रीज़ में, यानी कि डेवलपिंग नेशन जिसमें पाकिस्तान है,
हमें ये वैक्सीन नेक्स्ट ईयर भी मिलना बहुत मुश्किल लग रहा है। उसके बाद ही होगा जो भी अगर अवेलेबिलिटी होगा डेवलपिंग कंट्रीज में। तो हमें प्रिवेंशन के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास जो तदाबीर हैं वो अलग होंगे। वैक्सीन एक होप है, एक होप फ्यूचर के लिए है, लेकिन इस वक्त हमारे पास रियलिटी वैक्सीन की नहीं है। एंड हमें इस सिचुएशन में जो हिफाजती तदाबीर हम बात कर रहे हैं, बी इट लॉकडाउन, बी इट के अगर आप जैसे डॉक्टर सामा ने बोला है कि अगर आप निकल रहे हैं, जो पर्सनल एक प्रोटेक्शन है यानी कि मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि फासला रखना और हाथ की सफाई रखना, ये बहुत ज़्यादा अवॉइड करें, क्राउड्स एंड सो अननेसेसरी बाहर निकलना, ये सारे जो हिफाजती तदाबीर हैं ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि वैक्सीन जो है उसमें देर है। जब आप ट्रीटमेंट की बात करते हैं, एग्जैक्टली जैसे डॉक्टर सामा ने भी बात बोली है कि ये दवाइयाँ जो हैं ये बहुत ही मखसूस पेशेंट्स के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया के अंडर उनको दिया जाता है। एंड ये डिसीजन उनके क्रिटिकल केयर डॉक्टर्स और जो इन्फेक्शियस डिजीज़ के डॉक्टर्स हैं वो डिसाइड करते हैं, ये हर मरीज़ के लिए नहीं है। यहाँ पे मैं एक चीज़ रियली जो आई थिंक सब बातों में डॉक्टर साद की थोड़ी सी मिस हो गई थी कि डॉक्टर साहब ने एक चीज़ बहुत अच्छी बोली थी कि दिस इज़ द टाइम नॉट ओनली कि हम लॉकडाउन की तरफ बात करें, बट अपनी हेल्थ सर्विसेज को स्ट्रेंथन करना। और हेल्थ सर्विसेज नॉट ओनली इन द हॉस्पिटल्स, बिकॉज हर मरीज़ को हॉस्पिटल में देखने की गुंजाइश इवन इन द बेस्ट केस सिनेरियो हमारे पास नहीं होगा। तो वी ऑल्सो नीड टू स्ट्रेंथन हमारा जो घर में इलाज करने के तरीके, हमारी टेली हेल्थ, कोई ऐसा सिस्टम भी हमें स्ट्रेंथन करना पड़ेगा कि हम मॉडरेट डिजीज तक के पेशेंट्स को हम सेफली घर में उनका इलाज कर सकें, और फिर जो सिर्फ ज़रूरत है वो हॉस्पिटल या ER या हॉस्पिटल में आके एडमिट हो, ताकि हमारी हेल्थ सर्विसेज भी इतना ओवरबर्डन ना हो जाए। जी डॉक्टर फरहीन, इस पर किसी हद तक काम हो भी रहा है, जिस तरह कई इदारों ने किया, कई ऑर्गेनाइजेशंस ने किया कि टेली हेल्थ की सर्विस फराहम की, लेकिन आपका कहना है कि हुकूमती सतह पर, लेकिन ये सिस्टमैटिक बेसिस पे होना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे, फिर डॉक्टर कैसर की तरफ में आऊँगा। मैं सिर्फ इसमें ये ऐड करूँगा कि देखें, इसमें जो 70% लोग तकरीबन जो है ना, उनको कोई सिम्टम्स नहीं होते ऐसे सिग्निफिकेंट, उनको किसी किस्म की दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके सामने एक एग्जांपल हूँ, मैंने कोई दवा किसी किस्म की नहीं ली सिवाय पैरासीटामोल के, वो भी शुरू में जब तक थोड़ा सा था। ये बदन में दर्द होना, बुखार होना, गले की खराबी के लिए ना ये गर्म पानी के गरारे से कोई ऐसा फ़ायदा होता है जो तहकीक से साबित हो, या स्टीम लेना, या सना मक्खी से तो ख़ास तौर पे तकरीबन 5% से 10% लोगों में डायरिया का मामला भी हो सकता है, पेट की गड़बड़, जो कि मेरी फील्ड है। तो वहाँ पे आप सना मक्खी देंगे जो लेक्सेटिव है, तो वो तो और नुकसान पहुँचा देगी। एक पेशेंट हमारे पास ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में है एडमिट, जो उन्होंने सना मक्खी लिया और जिनको सीवियर डायरिया भी हुआ और वो फिर डिहाइड्रेशन हुआ और मसला थोड़ा ख़राब हो गया। तो ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, इसका अल्लाह ताला ने खुद से ही ठीक रखा है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप अपने आप को नॉर्मल खाना रखें, नॉर्मल कोई दवा ना खाएं, किसी किस्म की दवा ना खाएं गैर ज़रूरी, बगैर किसी डॉक्टर से पूछे। और दूसरा, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हैं, उनको राज़ी करने का तरीका यही है कि आप अल्लाह की किताब को पढ़ें, समझें और उस पर अमल करें। ठीक है डॉक्टर साहब, हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे। अब खुसूसी इस प्रोग्राम में गुफ्तगू जारी है पाकिस्तान में कोरोना वायरस की सूरत हाल, एहतियाती तदाबीर और इलाज और बचाव की जो बात हो रही है। पाकिस्तान में वबाई अमराज के बेहतरीन डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद है, हम इसी गुफ्तगू को जारी रखेंगे एक ब्रेक। जियो न्यूज़ के इस खुसूसी प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान में कोरोना वायरस, उससे बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर और फिर इलाज मुआलजे के हवाले से हम पाकिस्तान के बेहतरीन डॉक्टर्स से इस वक्त बात कर रहे हैं आपके लिए। डॉक्टर उसामा खालिद और डॉक्टर फरहीन अली, डॉक्टर साद न्याज और डॉक्टर कैसर सज्जाद हमारे साथ जियो न्यूज़ के इस खुसूसी प्रोग्राम में मौजूद हैं। डॉक्टर कैसर, थोड़ा सा जो इलाज के ऊपर बात हुई और घर के अंदर किस तरह से लोग अपना ख्याल रख सकते हैं, इसके ऊपर 2-3 बातें आप कहना चाह रहे थे। और एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, ये मजमूई तौर पर बहुत पेचीदा मामला है। अगर 80 लाख लोगों को कोरोना वायरस हुआ है, जो कि बैनुल-अक़वामी फिगर है, तो उसमें से जब हम नीचे आके ब्रेक डाउन करते हैं तो पता लगता है कि 35 लाख तकरीबन एक्टिव केसेस हैं 80 लाख में से, और उसमें से भी 98%
माइल्ड सिम्टम्स वाले हैं, 2% ऐसे हैं जो क्रिटिकल कंडीशन में है, अस्पताल जाना पड़ा, वहाँ इलाज की ज़रूरत पड़ रही है, जान को ख़तरा हो सकता है। तो इसलिए बड़ी मुश्किल होती है कि किसी को बताएं कि कोरोना वायरस से बहुत ज़्यादा परेशान होना है, घबराना है, फ़िक्रमंद रहना है, बचना है। लेकिन फिर ये तफसील आती है तो साथ ये भी बताना पड़ता है कि अगर आप इसके सिम्टम्स का शिकार होते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद नहीं होना, कोई अफरा तफरी में कोई बहुत ज़्यादा दवाइयाँ नहीं खा लेनी है, जिस तरह डॉक्टर साद नाज ने कहा कि वो सिर्फ पैरासीटामोल खा रहे थे। जी देखिए, बात ये है कि इसमें लोगों को ये समझना है कि ये एक हकीकत है कि कोरोना वायरस एक बीमारी है और जानलेवा साबित होती है। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि पूरी दुनिया में जो फिगर है उस हिसाब से आप समझ लें पाकिस्तान में भी कि तकरीबन 2% लोग क्रिटिकल कंडीशन में आके इंतकाल कर जाते हैं। लेकिन तकरीबन 80 से 85% लोग जो है ख़ुद ब खुद होम आइसोलेशन में रह के अपने आप को आइसोलेट करके ठीक हो जाते हैं। लेकिन आइसोलेशन में हमें ये देखना है कि हम क्रिटिकल कंडीशन में ना जाएं। बहुत सारे लोग अपनी गफलत की वजह से या गलत तरीक़ेकार की, जिसका अभी ज़िक्र हो रहा था कि कुछ लोग जो सोशल मीडिया पे चल रहा है वो उसको फॉलो करके अपनी जान गंवा देते हैं। खुदारा वो काम नहीं करना है। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात और कहूँगा कि जो लोग घर पे होते हैं उनको मॉनिटर करने के लिए हमने पहले भी बात की थी, तो बहुत अच्छा तरीका है कि हमारे यहाँ जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, आपने हुकूमत को तजवीज़ दी थी? जी बिल्कुल, हमने ज़फ़र मिर्ज़ा साहब से भी बात की थी, सिंध गवर्नमेंट से भी बात की थी हमने, और दूसरे सूबाई हुकूमतों से भी जिक्र किया था और दरख्वास्त की थी कि जो जीपीज़ हमारे यहाँ वो गली गली में रहते हैं, बहुत सारे लोगों को जानते हैं, उनकी फैमिलीज़ बनी हुई होती हैं, तो वो डॉक्टर्स उनके घर पे जाके देख सकता है, उनको मॉनिटर कर सकता है, उनको एडवाइजेस दे सकता है। बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो बहुत सारे मरीज़ों को आइसोलेशन में रखे हुए टेलीफोन पे ही उनको सजेशन दे रहे हैं। मैं ख़ुद भी करता रहता हूँ, एज ए ENT की खांसी हो रही है, आप ये कर लीजिए, आप ये कर लीजिए, और वो अपने 14 दिन 15 दिन निकाल लेते हैं। ठीक है। बहुत सारे लोग। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बात करना चाहता हूँ कि जो सारी दवाइयों की बात आपने क्लोरोक्वीन, ट्रिमा और ये सारी चीज़ों की बात की है, देखिए इसको बहुत ज़रूरी ये है कि इसका हुकूमत को रेगुलेट करना पड़ेगा, और इसके लिए एक शोबा मौजूद है, बनाया गया था इसी काम के लिए, जिसका नाम है हेल्थ केयर कमीशन, पूरे पाकिस्तान में है। वो नॉन फंक्शनिंग इस वक्त लगती है, उसका काम था कि इसको रेगुलेट करती, कैसे कोई आदमी उठा कर ले जाए। दूसरी बात ये कि हमारे मुल्क के अंदर जो है वो प्रिस्क्रिप्शन के बगैर, क्वालिफाइड प्रिस्क्रिप्शन के बगैर जो है वो दवा नहीं मिलनी चाहिए। यही वक्त है सर, ये इसमें इफेक्टिव कितनी है, अब इस पर भी डॉक्टर एक चीज़ और मैं इससे बता दूं, एक आखिरी बात कि देखिए आवाम को चाहिए कि ये कोरोना वायरस का अब तक कोई स्पेसिफिक इलाज मौजूद नहीं है, तो खुदारा ये शोबा जो लोग इंटर होते हैं हॉस्पिटल में, जो एडमिट होते हैं, वही फैसला करते हैं कि इसको क्या देना चाहिए। आप बाजार से जाके अपने घर पे उसको जमा ना करें, खुद से इलाज ना करें, ये बड़ा मेडिकेशन बड़ा अहम सवाल है। डॉक्टर उसामा, क्लोरोक्विन के बाद रेमडेसिविर की बात हुई बहुत ज़्यादा, तो उसकी क्या अहमियत है कोरोना वायरस से बचाव या इसके इलाज के लिए, बेशक ट्रायल बेसिस पर ही हो? देखिए, बाकी मेडिकेशन की तरह भी इसके साथ भी यही सिचुएशन है कि ये स्पेशलाइज्ड सिचुएशंस में देने के लिए ये हर किसी के लिए नहीं है, क्योंकि अभी भी आपके पास दो बड़ी स्टडीज़ मौजूद हैं, एक USA में थी और एक चाइना में थी। एक में जो है थोड़ा बहुत बेनिफिशियल था और दूसरी स्टडी में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। सो ये सारी बातें कि भाई लोग रेमडेसिविर प्रोक्योर कर लें, लगा लें, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। ये जिस तरह मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया कि ख़ास सिचुएशंस में आप उनको दे सकते हैं, और उसमें भी ये तवक्को रख कर देते हैं कि हो सकता है कुछ बेनिफिट हो जाए, ये भी क्लियर कट नहीं है। सो जैसे मैंने एक्टिवरा की बात की, सेम थिंग रेमडेसिविर के साथ भी है। ठीक है, तो डॉक्टर साहब आमतौर पे अब ये जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि कोई बुनियादी दवा पैराडोल या पैरासीटामोल है, अपनी सेहत का ख्याल रखें, ऐसा खाना खाएं जिससे आपकी जिस्मानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बेहतरीन रहे, लेकिन फिर आमतौर पे हमने देखा कि जो लोग घर पर भी कोरोना वायरस का शिकार हो रहे हैं वो फिर ऑक्सीमीटर और पैनाडोल के अलावा सब-एक्सेड, जिंक और ये सब चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा 10-12 हज़ार रुपये की दवाइयाँ आ जाती हैं।
मैं बिल्कुल डॉक्टर साहब की बात को दोबारा मैं वही कहूँगा, उनकी बात से बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ। ये इन सब चीज़ों की कतई कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ बुखार के लिए बुखार आता है, आप पैराडोल ले सकते हैं, और बुखार भी अपने टाइम से आएगा, अपने टाइम से जाएगा, आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते। मतलब आप सिर्फ बुखार की मैनेजमेंट के लिए पैराडोल हो गई, हाइड्रेशन अच्छी रखनी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और मुनासिब खाना पीना रखना है। ये बाकी सारी चीज़ें हैं कि आप इवन ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की आप बात कर रहे हैं, वो भी जो है वो भी मुफीद साबित नहीं हुई है। और वो भी अगर पहले तो पहले रेकमेंड की जा रही थी यूज करना, लेकिन वो भी सीरियस सिचुएशन में था। नॉर्मल लोगों में जो जिनको कोविड है, जो कि सीरियस नहीं, उनके लिए कतई ये उस टाइम पे भी जो है इसकी कहीं रिकमेंडेशन नहीं थी। ठीक है, चीज़ में यहाँ पे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है मेरी तमाम लोगों से, और तमाम मैं देख रहा हूँ बहुत दिनों से कि लोग जो ट्रेड नेम्स हैं, खुदारा उसका नाम ना लें। ये जो इंजेक्शन की बात है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। आप उसका जो जेनरिक नेम है उसको लें। आप ये पैरासीटामोल बोलें, आप दूसरा नाम ना लें। मैं समझता हूँ कि ये बेहतर होगा, लिहाजा लोग इसी के नाम से भागते हैं, उसको जमा करते हैं। तो जेनरिक नेम इस्तेमाल किया जाए। तमाम मीडिया वालों से इंपॉर्टेंट बात है डॉक्टर फरहीन, एक मसला जो पाकिस्तान में जाहिर है बचना है वायरस से, अब वो हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, लॉकडाउन किया जाए, लोगों को कम से कम बाहर निकलने की ताकीद की जाए, जितना आप अपने आप को बचा सकते हैं, पहला मरहला ये है। लेकिन फिर भी इंसान बुनियादी ज़रूरतें तो पूरी कर रहा होता है, पेट्रोल ख़रीदने जाना है, गैस लेने जाना है, अंडे, डबल रोटीज़, रोज़मर्रा ज़रूरत की चीज़ें, किसी ना किसी एक फ़र्द को घर से बाहर जाना पड़ता है। ज़ाहिर है कुछ ख़ास लोगों के लिए हालात मुख्तलिफ हैं। डॉक्टर्स, मैं ऐसे डॉक्टर्स को जानता हूँ शायद अपनी फैमिली से भी नहीं मिले कई दिन से, इस वजह से कि उनको वायरस ना हो जाए या वो हस्पताल वायरस ना ले जाए। ये खदशात अपनी जगह हैं, लेकिन ऐसा भी हो रहा है कि लोग छुपा रहे हैं इस बात को। अगर वो कोरोना वायरस का शिकार हो गए तो वो बता नहीं रहे या इसमें कोई शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। एक तो इस पर आप प्लीज़ बताइएगा कि लोगों को क्या करना चाहिए, और फ़ौरन अगर उनको इस हद तक अंदाज़ा होता है कि वो कोरोना वायरस का शिकार हो रहे हैं और टेस्ट करवा लिया जाता है तो पॉजिटिव आता है, तो फौरी तौर पर उन्हें क्या करना चाहिए? चंद एक तजावीज़ जो आप दे सकें जिससे लोगों की मदद हो सके। इससे पहले एक चीज़ मैं थोड़ा सा और एम्फसाइज करना चाहती हूँ कि ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है इस बात को सामने लाने के लिए, जहाँ पे सब लोग बात कर रहे हैं दूसरी दवाइयों का। फिर मैं आपके सवाल की तरफ आऊँगी। जी। इसके यहाँ पे ऑल्सो कोई नीड ऑफ एंटीबायोटिक्स नहीं है। ये चीज़ थोड़ा सा हम ऑल्सो बाय नेम लेकर हम वाज़े करें कि एंटीबायोटिक्स का भी इस वायरल इन्फेक्शन में कोई रोल नहीं है। तो इसको भी बिल्कुल इस्तेमाल ना किया जाए, चाहे वो गले की दर्द के लिए, सोर थ्रोट के लिए, बिल्कुल कोई एंटीबायोटिक्स का रोल नहीं है। हैविंग सेड दैट, अगर हम ये बात करें, जो आपका बिल्कुल बात सच है कि लोग बहुत डर रहे हैं, एक स्टिग्मा एसोसिएटेड है कि अगर कोविड पॉजिटिव होंगे तो उनके साथ क्या होगा, लोगों का सलूक उनके साथ क्या होगा। इसलिए बहुत से लोग इस चीज़ को टेस्ट कराना नहीं चाहते हैं, डर रहे हैं इससे, और टेस्ट कराने से, पॉजिटिव आने से उसको भी छुपा रहे हैं। ये थोड़ा सा एजुकेशन का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है कि लोगों को ये समझाना कि टेस्ट कराना ज़रूरी है, ताकि अगर आप जानेंगे तो आप एहतियाती तदाबीर या उसकी मैनेजमेंट बेहतर तौर पे कर पाएंगे, और अपने जो घर वालों के उनकी प्रोटेक्शन भी बेहतर तौर पे हो पाएगी अगर आप जानते हैं कि आपका टेस्ट पॉजिटिव है। और अगर पॉजिटिव होता है तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली आइसोलेट होना, ये देखना कि आपके साइंस और सिम्टम्स, यानी कि आपको बीमारी के क्या अलामात आप में है। बुखार तो बहुत तेज़ नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा सांस में कोई तकलीफ, खांसी वगैरह कुछ और। अगर अलामात मामूली से हैं तो सिर्फ जैसे सबने बोला है बुखार कम करने की दवाइयाँ, रेस्ट और आइसोलेशन, बस दैट्स इट। लेकिन अगर ये सिम्टम्स वर्सन होती हैं और ख़राब होती हैं तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से ज़रूर रजू करें। मीनिंग उस लेवल पे जाकर हॉस्पिटल्स को ढूंढना जब तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो अपने डॉक्टर से रुजू करना जब आपकी बुखार फॉर एग्ज़ाम्पल ख़त्म नहीं हो पा रही है, हाई ग्रेड फीवर, बहुत तेज़ बुखार जा रहा है, खाना पीना आपने छोड़ दिया है, सांस में तकलीफ हो रही है, इससे पहले आपने अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करना है। ठीक है डॉक्टर फरहीन, शुक्रिया आपकी इस राय के लिए, इस मशवरे के लिए भी। डॉक्टर साथ से हम बात करेंगे, और फिर अस्पताल तक जब नौबत पहुंचती है उसमें क्या हालात हैं इस वक्त, उस पर भी उनसे फ़ौरन एक सवाल पूछेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ। जियो न्यूज़ के इस खुसूसी प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। इस आखिरी हिस्से में चंद अहम सवाल हम डॉक्टर्स के सामने रखेंगे। डॉक्टर साहब,
हतमी राय आपसे लेंगे, लेकिन एक तो ये कि जो अक्सर लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि अस्पताल बहुत बड़ी बड़ी रकम चार्ज कर रहे हैं, उनको बड़ी सिक्योरिटीज़ ले रहे हैं लाखों में कोरोना वायरस के पेशेंट को वहाँ पर लाने पे, एक इसके ऊपर क्या डॉक्टर्स का कोई कंसर्न है? और दूसरी बात ये कि खुदा न खास्ता अगर इस हद तक बात पहुँचती है कि इंतकाल हो जाता है कोरोना वायरस से मरीज़ का, तो फिर डेड बॉडी मैनेजमेंट की सूरत हाल पाकिस्तान में इस वक्त क्या है? इसमें एक चीज़ से शुरू करता हूँ जुनैद साहब के। एक तो ये कि जब तक कोई भी फिजिशियंस जो हैं, डॉक्टर्स हैं, वो जनरली इन पेशेंट्स को मैनेज कर सकते हैं घर पे, लेकिन जब किसी भी मरीज़ के सांस का, मेरे भी जो जिन मरीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, या उनका बुखार या उनके सिम्टम्स सेटल नहीं हो रहे होते, तो फिर मैं उनको डॉक्टर उसामा और डॉक्टर फरीन के पास भेज देता हूँ ताकि इनका लोड भी ना बढ़े, और जितने भी ITU स्पेशलिस्ट हैं और उनके भी कम से कम हम कोशिश करें कि इनका थोड़ा सा हाथ इस बीइंग फिजिशियंस हम उसमें जितना हेल्प कर सकें। आपके सवाल में एक तो ये कि हॉस्पिटल्स की जो कॉस्ट है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। देखें, हॉस्पिटल्स 20 to 30% कैपेसिटी पे चल रहे थे। फाइनेंशियली वायबिलिटी जो ट्रस्ट हॉस्पिटल्स थे, नॉन प्रॉफिट मेकिंग, उनके लिए भी बहुत मुश्किल हुई थी, और हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी कि इसको देखा जाए लाइक अदर बिजनेसेस। अब जहाँ तक सवाल इनकी मैनेजमेंट का है, उसकी कॉस्ट को आपको देखना पड़ेगा। जो कॉस्ट अभी तक गवर्नमेंट दे रही थी, NDMA की भी जो मुझे बताया गया, वो एक मरीज पे तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए का मुझे बताया गया जो गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल्स को दिया है, जो कॉस्ट उन पे आ रही है। तो ये बड़ा मुश्किल इसलिए हो जाता है कि हर मरीज का PPE है, उनकी शिफ्टिंग है, वो PPEs चेंज होंगे, फिर उसके बाद बहुत सारे मोहतात उसके एहतियात करने की बहुत ज़रूरत होती है, फिर जो आप बनाते हैं उसके साथ नेगेटिव प्रेशर एक्सेट्रा। तो महंगा ट्रीटमेंट शायद इसकी वजह से, लेकिन गवर्नमेंट इसको बड़े आराम से दे सकती है। जिस हेल्थ केयर कमीशन की बात हो रही है, अगर वो हेल्थ केयर कमीशन थोड़ा सा एनालाइज करे। जहाँ तक डेड बॉडी का ताल्लुक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन ने पूरी एक डॉक्यूमेंट बना के दी थी सिंध गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को भी मैंने भेजी है। उसमें ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक दफ़ा गुस्ल होके डेड बॉडी पैक हो जाती है, उसके बाद उसको नॉर्मल बॉडी की तरह ट्रीट करना चाहिए और नॉर्मल कब्रिस्तान में जाना चाहिए। ये बड़ा क्लियर हो गया है, तो इस पर लोगों को कोई इबाम या कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। ठीक है डॉक्टर उसामा, सख्त तरीन इकदाम क्या होने चाहिए आपकी नज़र में कोरोना वायरस के खिलाफ इस वक्त पाकिस्तान के लिए? देखिए, लॉकडाउन पहली बात हुई है, ठीक है। आई थिंक उसको कंटेन अभी केसेस कम करने का आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट तरीकेकार यही है। एक दूसरा, सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लोगों को खुद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। गवर्नमेंट हर चीज़ नहीं कर सकती, वो अपने एस्पेक्ट से जो चीज़ें कर सकते हैं वो उनको करनी चाहिए, लेकिन लोगों को खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी है इस टाइम पे। वो और जिस तरह मैंने आपको तीन चीज़ें बताएंगी। डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, मास्क पहनना ज़रूरी है, कंपलसरी होना चाहिए अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, और हाथ साफ करना, हाथ धोना, वो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जितने भी इसकी थोड़े बहुत जो भी ट्रीटमेंट्स आप कह सकते हैं एक तरीके से, वो अगर वो जो अवेलेबल है, वैसे ही पहली बात बहुत ज़्यादा मुफीद है नहीं। मेन इशू जो है वो प्रिवेंशन से ही आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, और कोई तरीकेकार नहीं है। ठीक है डॉक्टर फरहीन। जी डॉक्टर जी सॉरी, बस हमारे पास मुख्तसर वक्त है। आपकी नज़र में इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन क्या है जिसके लिए ज़रूरी है अमल करना पाकिस्तान में, ऑफिशियल्स को भी और आवाम को भी? नो क्वेश्चन के प्रिवेंशन हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, और हेल्थ सिस्टम्स को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। प्रिवेंशन में एक चीज़ ये है जो आई थिंक एजुकेशन हमें अपने अवाम को भी ये देना है कि सिर्फ मास्क पहनना नहीं ज़रूरी, बल्कि मास्क को किस तरह पहना जाता है, मास्क को टच नहीं करना, पूरे नाक और मुंह को छुपाना, इसके भी जो एजुकेशनल एलिमेंट्स हैं, ये भी हमें इसकी भी मैसेजिंग करना बहुत ज़रूरी है कि लोग ये मास्क पहन के समझ लेते हैं कि बस इतना ही काफ़ी है, लेकिन उसको कैसे हैंडल किया जाए, मास्क को डिस्पोज ऑफ कैसे किया जाए, और हाथ का साफ रखना कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये जो एजुकेशनल मैसेजेस हैं, इस पे एक इन्फोर्समेंट या इस पे एक जोर देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है डॉक्टर कैसर, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि हुकूमत की सबसे पहले ज़िम्मेदारी है और उसके बाद आवाम की ज़िम्मेदारी है। हुकूमत को चाहिए कि दो तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि अगर लॉकडाउन करते हैं जिस तरह WHO कह रही है उस तरह करें, और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो
अपनी रिट कायम करें, ये जो एहतियाती तदाबीर हैं, जो बातें हैं SOPs की, उसको उस पर पाबंद करें। दूसरा ये है कि हेल्थ के निज़ाम को बेहतर करें, फैसिलिटीज़ को बढ़ाएं और हेल्थ केयर वर्कर्स को सपोर्ट करें, उनको प्रोटेक्ट करें। ठीक है डॉक्टर साहब, आई विश के कोरोना से भी और को आवाम से भी जो लोग डॉक्टर को मार रहे हैं, हॉस्पिटल को तोड़ रहे हैं, हमारा उससे भी वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया है। मकसद ये था इन तजवीज़ को सामने रखना कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जा सके कि हम अपने आप को और अपने इर्द गिर्द लोगों को इस वायरस से बचा सकें। जियो न्यूज़ आपको कोरोना वायरस के हालात से मुताल्लिक आगाह करता रहेगा। इस प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए शुक्रिया।